Now like to call Mr. Rohit, who is star of the evening, to present his views, thoughts, and opinions on the topic स्वतंत्रता पश्चात हिंसा एक अजीब दास्तां. So Mr. Rohit, stage is all yours. थैंक यू. गुड इवनिंग टू एवरीवन. मेरा नाम रोहित. मैं श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में प्रथम वर्ष का छात्र हूँ. मुझे जीएसटीएस में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद. मैं जीएसटीएस 68 के दौरान स्वतंत्रता पश्चात हिंसा एक अजीब दास्तान है पर बात करूंगा. भारत एक शांति का देश है. यहीं पर गौतम बुद्ध, महावीर और गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने सद्भावना की बात की है. यहीं पर जिसके बारे में उनका मानना था कि इससे देश को लंबी अवधि में प्रगति करने में मदद मिलेगी. यह वह जगह है जहां विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे धर्म, भाषा, संस्कृति के इतने सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं. हालांकि देश में समय समय पर हिंसा और मानवाधिकारों की गवाहों का अवहेलना भी बनता है, लेकिन सदियों से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के इतिहास पर भी सवाल खड़ा करता है. संक्षेप में, हिंसा शायद भारत की राष्ट्रीय प्रगति के बाधाओं में से एक है. मैं आपसे जिन मुख्य बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा. विभाजन के पश्चात संघर्ष और घटना को रोका भी जा सकता था, परंतु इससे लोगों पर क्या प्रभाव पड़े. आजादी के पश्चात भी लगातार संघर्ष के दौरान लोगों को और मानवताओं को और युवाओं को कितना नुकसान हुआ. मैं उन सारे संघर्ष को रोक नहीं सकता, परंतु संघर्ष के माध्यम से ये जरूर सोच सकता हूं कि उसको आगे कैसे रोका जा सकता है. आजादी के पश्चात हिंसा ही हिंसा को बढ़ावा देती है कि हिंसा से किसी का भला नहीं हुआ. इन सब मुद्दों को लेकर मैं रोहित आज आपके सामने उपस्थित हूँ. मेरा टॉपिक स्वतंत्रता पश्चात हिंसा एक अजीब दास्तान है. आजादी के पश्चात भारत के लोगों ने बहुत बदकिस्मती दिन और रातें देखी, परंतु जहां पर लोगों ने हिंसा करते समय सद्भावना तक नहीं दिखाई. मैं उन सारे संघर्ष को एक के बाद एक आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और इनमें से पहली घटना 1946 की है. 1946 के कलकत्ता हिंसाओं में लगभग 10,000 लोग मारे गए. भारत में अब तक हुए इस सबसे विनाशकारी संघर्ष में से एक है. इस संघर्ष को द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से भी जाना गया. यह सिलसिला 4 दिनों तक चलता रहा. 4 दिनों के अंदर 10,000 लोगों को मारा गया था. इस हिंसा का मुख्य कारण बंटवारे को बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आजाद देश और संविधान लागू होने के बाद में हिंसा रुक गई. आजादी के बाद धर्म के नाम पर होने वाली पहली हिंसा थी 1970 के भिवंडी हिंसा. इनका मुख्य कारण शिवाजी महाराज के जन्म दिवस पर निकाले जाने वाली यात्रा. हम इसका आज भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अभी कुछ समय ही पहले रामनवमी पर ये किसी छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म दिवस पर बहुत सारे लोग रैलियां निकालते हैं. तो वैसे ही इसकी जो शुरुआत थी वो 1970 के दशक से शुरू हुई, लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा कि हिंसा हिंदू या मुस्लिम के बीच हुई, परंतु इस हिंसा ने हिंदू सिख के बीच झड़प हुई और यह संघर्ष आजादी के बाद होने वाली किसी अन्य धार्मिक व्यक्तियों के साथ पहली सबसे बड़ी संघर्ष थी और कुछ लोगों पर तो मुकदमा नहीं चलाया. और ये संघर्ष था 1984 का. इस संघर्ष की मुख्य वजह इंदिरा गांधी जी की मौत को बताया जाता है और इस हिंसा में 4,000 सिखों को मारा गया था सिर्फ 3 दिन के अंदर. परंतु कुछ लोगों ने उन लोगों की मदद करनी चाहिए, परंतु प्रशासन और कुछ अन्य लोगों ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया या उनको मार दिया गया था. तकरीबन 21 लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे और उसमें से 19 लोग सिख थे. ऐसा नहीं कि सुझाव मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, सुझाव पहले भी इसका बताया जा चुका था.
लेकिन उन्हीं लोगों ने उनके सुझाव को जानकर उसमें हिंसा को रोकने का उपाय किया, परंतु उसका खामियाजा उनको बहुत बड़ी अपनी कीमती चीज चुकाकर चुकाकर पूरा करना पड़ा। और आजादी के बाद से ही कश्मीर विद्रोहियों द्वारा शुरू किए गए लगातार अभियानों से त्रस्त रहा। हालांकि 1989 के संघर्ष के साथ चीजों ने एक बदसूरत मोड़ ले लिया, जब बहुसंख्यक मुसलमानों ने जम्मू और कश्मीर से हर संभव प्रयास किए। सांप्रदायिक अपराध के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने घर खो दिए। मुस्लिम्स ने हर संभव प्रयास किए थे हिंदुओं को वहां से निकालने के लिए, और ये समय था 1989 का। लेकिन आप हम सब जानते हैं कि हिंसा होने से उस राज्य को कितना नुकसान होता है। यह सिर्फ हम उसकी एक कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई राज्य पहले किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त रहा हो और उसके बारे में अगर हम सोचें कि वो कितने नुकसान झेल रहा है, तो सिर्फ एक हम सोच या अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम उसको 100% नहीं बता सकते कि इस राज्य को कितना नुकसान हुआ। ठीक वैसे ही एक राज्य था गुजरात, जिसमें 2001 को बहुत बड़े पैमाने पर भूकंप की चपेट में आ गया, और यहाँ पर कार सेवकों को साबरमती एक्सप्रेस में 50 लोगों को मार दिया गया था, जिसमें बहुत बड़ी हिंसा हुई। इसका मुख्य कारण उन लाशों को अहमदाबाद में घुमाया जाए, इसका मुख्य कारण। लेकिन इसमें 1200 व्यक्ति मारे गए थे, जिसमें 70% मुस्लिम थे। परंतु 2006 की घटना कल्पना हम आज भी हिंसा से कर सकते हैं, क्योंकि 2006 का संघर्ष 5 अप्रैल को हुआ, और इस संघर्ष का मुख्य कारण था कि रामनवमी के दिन निकाली गई यात्रा, और कुछ मुस्लिम को इसमें गलत फहमी दी गई थी, और इसी गलत फहमी की वजह से 6 लोगों की मृत्यु हुई और बहुत सारे लोग घायल हुए। परंतु प्रशासन ने इसे कर्फ्यू लगाकर तभी खत्म कर दिया था। मेरा उद्देश्य किसी एक धर्म का अपमान करना नहीं है, बल्कि संघर्ष एक धर्म की वजह से नहीं होते, हिंसा दोनों धर्म की गलती की वजह से होते हैं, परंतु इस गलती में आम लोगों को नुकसान होता है। मैंने आम लोगों के नुकसान के बारे में बात करी, पर अब मैं आपसे इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा। लेकिन हम सब ने कुछ हिंसाओं के बारे में पढ़ा। इन सभी हिंसा में या इन सभी संघर्ष में एक चीज कॉमन है। आप अपने हाथों में हथियार लिए रैली निकालेंगे, उसमें से कुछ लोग गालियां देंगे और कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर आउटसाइडर्स को लाया गया। कुछ नेता और धर्म के ठेकेदार भड़काऊ भाषण देंगे। फिर हिंसा खत्म होने तक हार्ट स्टोरी कहानियां चलेंगी, जिसमें हमें बताया जाएगा कि एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू परिवार को बचाया या एक हिंदू परिवार ने मुस्लिम परिवार को बचाया। सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्यों बचाया, सवाल ये है कि आखिर ये हिंसा हुई क्यों। और मैं इस हिंसा को कुछ शब्दों में बताना चाहता हूं कि आखिर ये हिंसा होती क्यों है। अगर किसी मुस्लिम की पीपल का पेड़, अगर किसी हिंदू के पीपल के पेड़ या तुलसी के पत्ते को काट दिया जाता है, तो उसे हिंदुओं की आस्था या भावना को ठेस पहुंचती है। अगर किसी मुसलमान की तांजिया की मूर्ति का एक कोना टूट जाता है, तो इससे मुसलमान या अल्लाह क्रोधित हो जाते हैं, परंतु इसका खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर पूरा करना पड़ता है। और इस हिंसा में तकरीबन हजारों लोग मारे जाते हैं। परंतु इस हिंसा के बारे में अब मैं आपसे सुझाव के बारे में बात करूंगा। इसमें पहला सुझाव, समाचार पत्र जो कि हम न्यूज देखते हैं, न्यूज किसी भी संघर्ष को बढ़ा भी सकते हैं और किसी भी संघर्ष को कम भी कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर न्यूज का वास्तविक काम होता है लोगों को शिक्षित करना, उनको ज्ञान देना या उनके मन को शुद्ध करना, परंतु
उन्हें धारणा से संकीर्ण सांप्रदायिक खांचे से बाहर निकलना। अगर किसी व्यक्ति के अंदर उस सांप्रदायिकता की भावना प्रकट होती है तो उस भावना को खत्म करना ये हमारी मीडिया का काम है। लेकिन आज की मीडिया उन सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए कुछ भी किसी भी चीज का यूज करती है और इससे राष्ट्रवाद को खत्म किया जा रहा है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि एकता की भावना को प्रकट करना, इसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। लेकिन अभी की मीडिया इस राष्ट्रवाद को खत्म कर रही है और साथ के साथ हिंसा को भी बढ़ावा देती है। अगर अपनी हमारे देश की मीडिया ठीक तरीके से काम करे और लोगों को जागरूक करे तो इस हिंसा को काफी हद तक रोका भी जा सकता है। और सेकंड सॉल्यूशन होता है हमारा इकोनॉमिकली फैक्टर। इकोनॉमिकली फैक्टर इतिहास गवाह कि जहां पर लोग भूखे हो या जॉबलेस हो वहां पर सिर्फ दो चीज होती है, या तो रेवोल्यूशन या हिंसा। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा कि वहां के लोग जो गरीब थे और भूख से तड़प रहे थे उन्होंने अपने राजाओं के खिलाफ एक रेवोल्यूशन किया जिसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होता तो सेकंड कारण होता है हिंसा यानी वॉयलेंस। इसका मैं उदाहरण आपको रसिया के एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा कि रूस में जार की सरकार हुआ करती थी। लोगों की इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत खराब हो गई थी जिस समय जार का शासन था, तो लोग आपस में एक दूसरे को मारने लगे। फॉर एग्जाम्पल 1881 से लेके 1884 तक जूइस एंटी जूइस क्रिश्चियन वॉयलेंस देखने को मिला, जिसमें जूइस और क्रिश्चियन के केसेस प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अचानक ही 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ जिसमें लोगों की इकोनॉमिकली कंडीशन में सुधार आया और इस वॉयलेंस को धीरे धीरे कम किया गया। खुद ही लोगों ने इस वॉयलेंस को धीरे धीरे कम किया और जूइस और क्रिश्चियन के खिलाफ जो हमें हिंसा देखने को मिल रही थी वो एक समय ऐसा आया था जब पूरी खत्म हो गई थी। ऐसा ही एक एग्जाम्पल भारत का है। कलकत्ता की ट्रेड यूनियन वर्कर्स, हम सबने पढ़ा कि कलकत्ता में कितने हजार लोग मारे गए थे, लेकिन उन हजार लोगों को मारने के लाखों लोगों ने आपस में लड़ाई करी। लेकिन उन लाखों में जो ट्रेड यूनियन के वर्कर्स थे उन्होंने उन संघर्ष में भाग नहीं लिया और हिंदू मुस्लिम उन ट्रेड यूनियंस में दोनों काम कर रहे थे क्योंकि उनके अंदर एक क्लास कॉन्शियस थी। अगर हम किसी भी व्यक्ति को रोजगार या फिर कोई भी चीज प्रोवाइड कराते हैं या उनको खाना प्रतिदिन मिलता है तो वहां पर हिंसा होने के बहुत कम चांसेस हैं। जैसे मुझे तो ये लगता है कि जिन भी राज्यों में हिंसा हुई है वो राज्य पूर्ण रूप से मतलब वो जगह पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। जैसे जहांगीरपुरी एक इस्लाम एरिया है, इसमें हिंदू बिजनेसमैन और मुस्लिम बिजनेसमैन आपस में आकर नहीं लड़ते। और अगर हमें हिंसा को कम करना है तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिकली कंडीशन, जो कि लोगों की अभी खराब है, इसीलिए हिंसा को बढ़ाया जाता है। अगर हमें इसको कम करना है तो एक रीजन होता है कि लोगों को जागरूक होना पड़े ताकि लोग जागरूक हो और उनको ये बताया जाए कि आप इन भड़काऊ भाषण धर्म के ठेकेदारों के भाषण से प्रभावित ना हो। और तीसरा सॉल्यूशन होता है हमारी एनजीओस का, यानी हम खुद एनजीओस में शामिल होकर उन इस्लाम एरियाज में जाकर उन लोगों को शिक्षित करें या उनको सही या गलत की पहचान करें कि किस चीज में आप जो करने जा रहे हो क्या वो सही है या गलत। अगर उन लोगों के अंदर सही गलत पहचान करने की क्षमता होगी और उनके बच्चे को शिक्षा दी जा रही होगी एक बेसिक जगह पर जहां पर वो रहते हैं, एक बेसिक नॉलेज उनको दी जा रही होगी, तो वहां पर भी हिंसा कम हो सकती है क्योंकि हिंसा इस्लाम एरिया में ही होती है। अगर उन एरियाज ही में जाकर एनजीओ और या हम एनजीओ में शामिल होकर उन लोगों को बेसिक नॉलेज और शिक्षा दें तो वहां पर हम काफी हद तक इन चीजों को कम कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कि इन सॉल्यूशंस को जानने के बाद अब अगली हिंसा रुक सकती है, लेकिन अगली हिंसा हो सकती है शायद, लेकिन उन हिंसा में इन चीजों का उपयोग करके अब आने वाली हिंसा के जो लोग होते हैं उनके अंदर एक डर पैदा कर सकते हो। जैसे कहीं भी हमारे आसपास में हिंसा होती है या फिर संघर्ष या घटना होती है, तो हम उन घटना में उनकी वीडियोस या कैमरे या किसी फोटोज के थ्रू उनकी फोटो कैप्चर कर ले। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा प्रशासन ठीक तरीके से कार्य करता है या नहीं। अगर हमारा प्रशासन सभी को समान मानकर कार्य करता है, तभी हम वो चीज अपने प्रशासन को दे जाकर या अपने नजदीकी थाने को दे, तो वहां पर वो उसकी स्ट्रिक्ट एक्शन ले और गवर्नमेंट को फुल उनको कहा जाए कि आप इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले और जिन लोगों ने इन घटना को कराया है या करा है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो। ठीक वैसे हम अगली हिंसा नहीं रुक सकती, लेकिन उससे आने वाली हिंसा में एक डर पैदा हो सकता है। और मैं इसके और हमारे कुछ विद्वान जिन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता जैसे, क्योंकि हाँ, सांप्रदायिकता का एक प्रचलित मत है कि इसका जन्म अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति से हुआ। जो हमारे कुछ विद्वान थे या इतिहासकार थे, उन्होंने कुछ अपनी बातों को कहा कि हिंसा की शुरुआत कब हुई और हिंसा का क्या मतलब होता है और ये कौन लोग या फिर किन के थ्रू मतलब कराया जाता है या किस मकसद से होता है। जैसे सांप्रदायिकता का एक प्रचलित मत है कि इसका जन्म अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति से हुआ, क्योंकि 1857 के विद्रोह में प्रदर्शित धार्मिक एकता ने उपनिवेशवाद की जड़ें हिला दी। मूल बात है कि अंग्रेज ने विभिन्न धर्म की आपसी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन दिया। जैसे 20 के दशक में मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देना और उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू महासभा का संयुक्त मतदाता मंडलों की मांग करना। अब क्योंकि प्रत्येक धर्म को अपनी अभिव्यक्ति करनी चाहिए, इसी पर्दे के पीछे सांप्रदायिक मांगे सेकुलर मंचों से सेकुलर भाषा में की जाने लगी और एक दूसरे के सांप्रदायिक प्रतिक्रिया तथा कथित आधुनिक रूप से वैध हो गई। परंतु यदि संपूर्ण दोष उपनिवेशवाद का ही था, तो यह प्रश्न उठता है कि आजादी के बाद भी यह समस्या क्यों बनी हुई है। जैसे इतिहासकार बिपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता ऐसा आग्रह है जिसमें एक धर्म के अनुयायी अपने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हितों को समान मान लेते हैं। इतिहासकार दिलीप सिमेन ने इसका विरोध किया कि यह परिघटना राष्ट्रवाद के लिए राष्ट्रवाद को भी दी जा सकती है। इनके अनुसार मिथकीय समृद्धि प्राचीन कथाओं के प्राचीन तत्वों और जन इच्छा के आधुनिक आयामों से संयोग के कारण सांप्रदायिकता की विकृति का जन्म लेते हैं। अर्थात अतीत के तथ्यों या मिथकों तथा भविष्य की कल्पनाओं के मिश्रण को वर्तमान पर आरोपित करके सांप्रदायिक एजेंडा तैयार किया जाता है। जैसे हम इसको उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि मुस्लिम सांप्रदायिक यह भ्रम फैलाते हैं कि मध्यकालीन भारतीय शासकों में सभी मुसलमानों की भागीदारी थी, परंतु हिंदू राष्ट्रवादी अपने बहुसंख्यकवाद को सामने रखते इस मत को समझने के लिए मैं अपने उदाहरण से आपको इसका मतलब समझाना चाहूंगा कि दिसंबर 2021 में हरिद्वार में हुई धर्म संसद का उदाहरण ले सकते हैं, जिसके एक प्रवक्ता और सभाकार आनंद स्वरूप ने मोहम्मद बिन कासिम के पहले की हिंदू राष्ट्र की बात करके और वर्तमान में आतंकवाद को जोड़कर धर्म संसद में धर्म विशेष मुसलमानों के खिलाफ खुली हेट स्पीच दी और कहा साक्षरता में समर्थन करते हैं। राजनीति की रणधीर सिंह के अनुसार
शासक वर्ग द्वारा की जाने वाली राजनीति का प्रकार, जिसमें शासक वर्ग ही गहरे विचारों का शिकार है और पूंजीवादी विकास के अपने एक विशिष्ट रूप से गुजर रहा है। राजनीति आशीष नंदी के अनुसार सांप्रदायिकता, राष्ट्रवादी, सेकुलरवादी और आधुनिकतावादी परियोजना की देन है। इसकी एवज में तर्क देते हैं कि सांप्रदायिकता को फैलाने में उन नेताओं का ही हाथ सबसे अधिक था जो निजी जीवन में घोर सेकुलर, अनिश्चितवादी और आधुनिक थे, जैसे विनायक दामोदर सावर तथा मोहम्मद अली जिन्ना। किसी अन्य राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार राजनीतिक दलों का स्वार्थ हिंसा होने या ना होने का कारण बनता है। यदि सत्तारूढ़ गठबंधन में अल्पसंख्यक घटक महत्वपूर्ण है तो संबंधित राजनीतिक शक्तियां अल्पसंख्यकों को सुरक्षा करती हैं। मैंने अपने टॉक में हिंसा में हुई पीड़ित व्यक्तियों के बारे में और कब कौन सी हिंसा कब हुई और इसके कारण बताए, लेकिन अब मैं अपने थोड़े पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता हूं जो कि हमारे ही नजदीकी में हिंसा हुई थी और हम लोगों ने कौन सी प्रॉब्लम को फेस किया। ये सिर्फ मेरी एक कहानी नहीं, हजारों लोगों की कहानी है कि जहां भी हिंसा होती है वहां पर लोग ऐसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। जैसे जिस समय हिंसा हुई थी उस एरिया का नाम मैं गोकलपुरी का निवासी हूँ। उसके आसपास आने वाले नाम जाफराबाद, जोहरीपुर, लोनी, ये उसके नजदीकी एरिया है। लेकिन गोकलपुरी, जाफराबाद और आप इन सभी इनकी हिंसाओं के बारे में जानते हो, लेकिन यहाँ जो रहने वाले व्यक्ति थे वो उन्होंने किस तरीके से इसको सहा, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अपनी भाषा में। जैसे उस वो जो हिंसा हुई थी वो रात के समय हुई थी, जिस समय मैं अपने ट्यूशन जा रहा था और अचानक ही कुछ लोगों ने मतलब टीचर्स के पास आए और उनको कहा था कि आप अपने स्टूडेंट को अभी छोड़ दें क्योंकि जो घटना है, जो संघर्ष है वो मतलब बढ़ता जा रहा है, ऐसा ना हो कि इन बच्चों को भी नुकसान हो। तो सभी टीचर्स ने मिलकर उन स्टूडेंट को छोड़ दिया था। लेकिन उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी कि जिस समय मैं ट्यूशन आया था ना तो मैं किसी के साथ नहीं आया था बल्कि मैं अकेला ही वहां ट्यूशन गया था। तो एक ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ बचपन से रहा हूँ और मैंने हिंदू मुस्लिम हम इनके साथ ही रहे, हमने इनमें बहुत एकता देखी। लेकिन जिस समय घटना हो रही थी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये दोनों आपस में एक साथ इतने साथ मिलकर रहे। यहाँ ऐसा लग रहा था कि ना जाने ये अपनी कौन सी दुश्मनी आज निकाल रहे हैं। ठीक जिस समय वहां से निकल रहा था ना तो वो पूरा मुस्लिम एरिया था और मैंने वहां पर एक सबसे बड़ी तो घटना देखी थी कि हर एक एरिया का अपना हॉस्पिटल या अपना मेडिकल होता है जो लोगों की जान बचाने के लिए कार्य करता है। ठीक कुछ ही लोगों ने उन हॉस्पिटल और उस वहां के सबसे बड़े मेडिकल को जला दिया था, जिसके कारण उनके परिवार वाले उनको रोकने के लिए आए, परंतु उनके परिवार वालों के साथ छेड़छाड़ करी गई और उनके परिवार वाले बेबस होकर ऊपर चले गए और अपने दुख को प्रकट भी नहीं कर सके। और जिस समय मैं अपने घर आया था तो उस समय मेरी मम्मी काफी बीमार थी तो उनको अटैक पड़ा था, तो हमने नजदीकी हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया था। वैसे ही हमने नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट किया था तो बाहर से डॉक्टर बुलाए थे। जब डॉक्टर्स आए तो उन्होंने कुछ इंजेक्शंस मेरे को दिए, हालांकि वो इंजेक्शन सिर्फ उसी मेडिकल पर मिलते, बाकी मेडिकल्स भी थे लेकिन वो छोटे छोटे थे। तो मुझे उन इंजेक्शंस को लाने में 2 से 3 घंटे लगे थे और ऑपरेशन एक दिन पहले की बजाय एक दिन बाद में हुआ। और इसके अंडर डॉक्टर्स ने सिग्नेचर भी कराए थे मेरे को शाम को कि कितनी प्रॉब्लम्स मेरे को हुई। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंसा में सिर्फ लोग मरते ही नहीं है बल्कि लोगों को मानसिक रूप से भी एक बहुत बुरी चोट पहुंचती है। हालांकि वो उस चोट से काफी सदियां लग जाते हैं, फिर काफी टाइम बीत जाता है उनको उससे बाहर निकलने में। जैसे 1947 का संघर्ष, अगर हम आज भी उन लोगों से जाकर पूछते हैं
तो वो उनके आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उस संघर्ष को बहुत करीबी से जाना और बहुत करीबी से देखा, क्योंकि वो आजादी से पहले एक साथ भाईचारे की तरह रहते थे। लेकिन आजादी के बाद से ही उन लोगों का भाईचारा छिन गया था। और इसी बात का भी दुख था, और इस बात का भी दुख था कि लोगों ने उस हिंसा को किस तरीके से मतलब सहा और देखा, और जाने भी गई। लेकिन मेंटल हेल्थ पर जो हमारा इफेक्ट पड़ता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Rohit, for giving such a knowledgeable talk and making this evening informative for all of us. You gave wonderful and remarkable talk, and you presented your views and opinions very nicely. And at last, you also gave very important message to all of us that any kind of religion and religious violence, communal violence, riots can never always lead to disruption of society, individual people. And once Nelson Mandela also quoted that great violence and anger can never build a nation. So thank you so much once again. And now it's a time to solve some queries by our enthusiastic listeners. First question is from Mr. Raj Sankar Shukla. He's asking that आपने अपने टॉक में बेरोजगारी और गरीबी को बहुत बड़ा मुद्दा माना है हिंसा और दंगे के लिए, लेकिन पढ़े लिखे लोग और अमीर वर्ग के लोग भी ये भावना रखते हैं। आपकी इसमें क्या राय है? मैंने अपने टॉक में भी सॉल्यूशंस में बताया था कि मीडिया लोगों की मेंटेलिटी को चेंज भी कर सकती है और उनकी भावना को खत्म भी कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब मजदूर वर्ग या गरीब वर्ग के लोग ही मीडिया मतलब न्यूज देखते हैं। हम या फिर कोई अमीर वर्ग के लोग भी न्यूज और इन चीजों को देखते हैं और वो इनसे काफी प्रभावित भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर अमीर लोगों का जो यूज किया गया ना कि अमीर लोग इस हिंसा से प्रभावित होते हैं, वो लोग होते तो जरूर हैं। क्या वो हिंसा को करने खुद जाते हैं? नहीं, वो हिंसा को करने या फिर उस घटना को करने खुद नहीं जाते, बल्कि मजदूरों से या फिर गरीब लोगों से कराया जाता है, क्योंकि उनके पास रोजगार ही नहीं होता। अगर उनके पास रोजगार होगा, क्या उनके पास वो समय होगा उस हिंसा को करने का? नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपने टाइम को सबसे ज्यादा अपने परिवार वालों को दे रहा है और कमा कर लाकर दे रहा है, तो वो सबसे हेल्थी लाइफ या फिर अपनी हेल्थी फैमिली जीता है। तो कोई उसको बर्बाद करके उस घटना में शामिल होना ही क्यों चाहेगा? अमीर लोग होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन गरीब होते हैं, पॉलिटिशियन भी अमीर होते हैं, उनकी भावना भी हिंसा से बहुत प्रभावित रहती है और वो लोग भी इन चीजों को बड़ी आसानी से कराते हैं। और अमीर लोग भी इनसे प्रभावित होते हैं और वो भी बड़ी आसानी से हिंसा को कराते हैं, लेकिन वो खुद नहीं करते। गरीब लोग या मजदूर लोगों के थ्रू आपस में इन दोनों को लड़ाते हैं। Okay, Rohit. Next question is from Mr. Amul Giri. He's asking that क्या आप इन हिंसाओं को और धरना प्रदर्शन को कैसे अलग देखते हैं? मतलब हिंसा और धरना प्रदर्शन को आप कैसे अलग अलग देखते हैं? हाँ, हिंसा और धरना प्रदर्शन, हिंसा जो शब्द है ना वो लोगों की मानसिकता और लोगों को मार मतलब इसमें बहुत लोग मरते हैं। लेकिन जो धरना प्रदर्शन होता है ना, इसमें भी लोग मरते हैं, इसमें भी लोगों की मेंटेलिटी को हर्ट होता है। लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा जो डिफरेंट होता है वो होता है मानवता का। क्योंकि जिस भी जगह हिंसा होती है वहां पर लोग मानवता को छोड़कर सिर्फ लोगों को मारने के लिए और अपना दुश्मन इसलिए मानते हैं कि वो किसी अदर रिलीजियन से। लेकिन जहां भी धरना प्रदर्शन होता है वहां पर मानवता को देखते हुए हर लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है और किसी को ये नहीं कहा जाता कि ये अन्य रिलीजन्स का है तो ये मेरा दुश्मन है। क्योंकि धरना प्रदर्शन में दोनों रिलीजन्स में एकता बनाए रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिंसा में एक ही रिलीजन की इंपॉर्टेंट होती है। Yes, next question. Rohit, can you open your camera? Thank you, Rohit. Yes, Subhi. Third Yes, sir. question is from Mr. Himanshu. He is asking that कि जब सांप्रदायिक विभाजन अंग्रेजों के आने के बाद और ज्यादा बढ़ गया था, आपकी इसमें क्या राय है? ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि पहले भी हिंसा के मामले सामने आए थे, लेकिन जिस तरीके से अब हिंसा के मामले सामने आ रहे पहले इस लेवल पर नहीं थे, पहले बहुत छोटे छोटे लेवल पर थे। अगर हम ये मानते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद से हिंसा को मतलब बढ़ावा मिला या फिर उन्हीं के आने के बाद से हिंसा हुई,
परंतु देश 1947 में आजाद हो गया था और अंग्रेजों से मुक्त हो गया था। उसके बाद से ही पूरे देश में सबसे बड़ी हिंसा हमें देखने को मिलती है, जिसके एग्जाम्पल्स भी मैंने अभी आपको बहुत विस्तार से बताए और इनके कारण भी बहुत छोटे लेकिन जाने बहुत सारी, सिर्फ इतने से कारण से। तो अंग्रेजों का महत्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें भारतीय लोगों की ही बहुत इंपॉर्टेंट है उस हिंसा को करने के लिए। Okay, thank you, Rohit. Fourth question is from Mr. Shivanshu. He's asking that जिन दंगों और हिंसाओं के बारे में आपने अपने टॉक में बात की है, क्या हम उन दंगों को सिर्फ कानून द्वारा ही रोका जा सकता है? इसका कोई और उपाय नहीं है? हाँ, हम कानून सिर्फ रूल्स बनाता है, फॉलो हम आम लोग करते हैं। वैसे ही कानून के हाथ में भी हिंसा को रोकना है, क्योंकि हिंसा को कौन रोकता है? सिर्फ पुलिस या फिर कहीं आर्मी, अगर ज्यादा वो भड़क जाते हैं। लेकिन उन हिंसा को प्रशासन के द्वारा भी रोका जा सकता है और इनके बगैर भी रोका जा सकता है, क्योंकि मैंने अपने टॉक में बताया था कि एनजीओ उन मजदूर या उनके पास जाकर उन लोगों को शिक्षित करें और सही गलत की पहचान बताएं। अगर उन लोगों में उस चीज की जागरूकता हो जाएगी, ठीक वैसे ही लोग हिंसा ही नहीं करेंगे। जब हिंसा होगी ही नहीं तो उसमें प्रशासन की बात आएगी भी नहीं। जैसे हमने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा कि धीरे धीरे वायलेंस को कम किया गया था रोजगार देकर, लोगों में क्लास कॉन्शियसनेस को जगाकर, तो वहां पर हिंसा हुई नहीं, तो फिर प्रशासन की बात नहीं आई। हाँ, हालांकि अगर हम हिंसा को पूर्णतः रोकना चाहते हैं तो सिर्फ हम प्रशासन के थ्रू ही रोक सकते हैं। लेकिन अगर हमें फ्यूचर में अगर हिंसा रोकनी है तो हम प्रशासन के बगैर भी हिंसा को रोक सकते हैं। Okay, thank you so much, Rohit. एक क्वेश्चन और है दृष्टि सिंह का। दृष्टि सिंह पूछ रही है कि क्या भारत का जो अभी गणतंत्र है वो धर्म प्रधान तो नहीं बनता जा रहा है, थियोक्रेटिक स्टेट तो नहीं बनता जा रहा है? रोहित, आपका क्या ख्याल है? अगर इस आंसर का जवाब तो सर मैं इसी तरीके से दे सकता हूँ कि अगर अभी के टाइम में बीजेपी पार्टी है, हम सभी जानते हैं कि वो किस रिलीजन से किस चीज को सपोर्ट करती है और वो उसको उसी तरफ से लेके जा रही है। हालांकि उसकी विचारधाराएं बहुत अलग है, वो अपनी विचारधाराओं से हटकर काम कर रही है। उनकी विचारधाराओं में कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिलाकर एक देश बनाया जाए, सभी समान धर्म मतलब सभी को समान मानकर उनका विकास किया जाए। ये उनकी वो है। अभी वो अपनी आइडियोलॉजी से हटकर कार्य करके थैंक यू रोहित, वेल डन। ओवर टू सुबी। Thank you so much, Rohit, for giving such a beautiful answers and solving all the queries of enthusiastic listeners. And I must say, you gave all the answers very confidently. So, we GSTS wish you great success ahead in life. And you are really we had really great experience working with you. And I want to ask one more question from you, Rohit. That what was your experience with GSTS in this whole week? आपका क्या experience था GSTS के साथ, टीम के साथ? जीएसटीएस तो एक बेस्ट ओपिनियन है कि अपने विचारों को प्रकट करना या फिर कोई भी अपना एक ओपिनियन जिसमें हम रिसर्च करते हैं या जिस चीज में हम बेस्ट रहते हैं उसके लिए तो जीएसटीएस बेस्ट है। प्लस जो यहाँ के जो सर हैं, जो मनीष सर हैं या फिर कोई भी मॉडरेटर या फिर जो डायरेक्टर हैं, ये इतने फ्रेंडली है कि काफी हेल्प की कि सर मेरे साथ काफी लंबे समय तक बातें की और उन्होंने मेरे को हर एक चीज की कमियों के बारे में बताया कि जहां मेरी कमी है या फिर जहां मेरी हर एक चीजों को। और टॉक में ये नहीं कि इसमें मैंने सिर्फ इन चीजों को लिखा है, मोस्टली जो जो लिखा हुआ था वो सर का ही था और काफी हद तक सर ने मेरे को सपोर्ट भी किया, क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज थी ना वो सिर्फ एक नॉर्मली एक सिंपल थी और सर ने उन लैंग्वेजेस को बदल के और बार बार प्रैक्टिस कराकर काफी हद तक किया। लेकिन इससे पहले भी मैंने अपना इंट्रो देने का स्टार्ट किया था, बट मैं अपना इंट्रो भी ठीक से नहीं दे पा रहा था। हाँ, हालांकि मैं नहीं जानता कि मेरा जीएसटीएस टॉक कैसा गया और किस तरीके से गया, लेकिन जितना भी मैंने अभी तक कितनी देर तक बोला है वो सब सर की वजह से ही मैं बोल पाया, क्योंकि सर ने मेरे को काफी प्रैक्टिस वगैरह कराई थी इसी वजह से। थैंक यू। Thank you so much, Rohit. We also had a great experience. And let me tell you, आपने बहुत अच्छा बोला. You gave wonderful talk. Now, I would like to invite our guest for giving his indispensable comments on the talk and topic and his perspective. I am audible?
Yes, sir, you are. Many thanks to inviting me on this great platform and very innovative platform. I am very much happy. I thank to Manish sir, convener of this society, and I thank the whole team of GS TS, organized by your society, Saksh History Society, for 2 years, and it is very मैं क्या कहूँ, दो साल से आप लोग इतने अच्छे कार्यक्रम करवा रहे हैं, और वो ना No, ये एक ऐसा, आई एम ऑडिबल? yes, sir, लेकिन GSTS सिर्फ एक साल, अभी एक साल हुए हैं, 2 years नहीं हुए हैं, like 1 year. 2 years हमने हैव यू ऑलरेडी एंटर्ड इन सेकंड ईयर ना? Yes, sir, we have entered in मनीष सर, second. तो हाँ, तो इट इज वेरी very informative, and it is such a platform where we can express your it provides a platform where you can express your own views. एंड रोहित ने जो बोला, मुझे लगता है कि इसने बहुत सारे विमर्श बिंदुओं को उकेरा है. इट वाज अ नाइस टॉक. विमर्श बिंदुओं को उकेरा है, जिसमें डिबेट का जो होराइजन है, कैनवास है, वो बहुत बड़ा हो जाता है. हाँ, उसने हिंसा पर भी बात की, उसने उसके सॉल्यूशन पे भी बात की, उसने जो कंटेम्पररी चीजें हैं वो भी बताई. हाँ, मैं यहाँ पे कुछ चीजों को मतलब बताना चाहता हूँ कि हिंसा, अमर्त्य सेन ने एक बुक लिखी, आइडेंटिटी एंड वायलेंस. उसमें उन्होंने बताया कि हिंसा का कारण क्या है. व्हेन यू आर एसेंशियलाइजिंग वंस आइडेंटिटी, यानी योर आइडेंटिटी इज inferior than me, it is sometimes it creates hatred among the people that is culminated to violence. तो वायलेंस, इतिहास में वायलेंस रहा है, लेकिन ये जो सोच है, जो रोहित की जो चिंता है, वो एक युवा वर्ग की चिंता है. और इस प्लेटफॉर्म ने एक ऐसा, मतलब ये GSTS ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म पैदा प्रोवाइड किया है, जहाँ पे युवा वर्ग जो है वो ये जो राष्ट्रीय या वैश्विक चिंताओं के बारे में विमर्श करते हैं, ये बहुत ही अच्छा है. और मनीष जी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने बच्चों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है. और प्रमोद सर को भी, जितने भी जुड़े हुए और भी आपकी जो होल टीम को, सभी बधाई के पात्र हैं. हाँ, और रोहित को भी, रोहित ने बहुत अच्छा बोला है, उसने कई बिंदुओं पे बात की है. हाँ, लेकिन उसने एक बहुत बड़े कैनवास को, एक डिबेट के बहुत बड़े कैनवास को उसने उकेरा है. और तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर और भी बातें होंगी, क्योंकि आज हम जिस युग में जा रहे हैं, वहां पे we don't have any right to essentialize one's identity, because everyone must have identity choices. If I am a teacher, you don't have right to say me you are a Brahmin. I am a teacher, my identity is teacher. अमिताभ बच्चन से कोई पूछने नहीं जाता भाई जाति क्या है. एक म्यूजिशियन जो म्यूजिशियन है, एक स्टूडेंट है, एक टीचर है. When you are trying to essentialize one's identity, you are inferior, I am superior, it creates hatred, and that is culminated into violence. This is the thesis of this book, and I suggest to go through this book. This is very रोहित को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि पढ़ो इस बुक को. हिंसा के बारे में और भी बातें तुम्हें पता चलेगी, और भी सॉल्यूशन है. हाँ, कंटेम्परेरी डिबेट को भी आपने टच किया है. आपने बहुत लोगों ने कम्युनलिज्म की बात की. हाँ, कुछ लोग तो इंडिया को बोलते हैं कि सूडो कम्युनलिज्म है, कुछ लोग बोलते हैं आर्किमिडियन सेकुलरिज्म है, सूडो सेकुलरिज्म है. देयर आर सेवरल डिबेट्स. सो अगेन आई thank you, the whole team of GSTS, and the moderators, and the whole team, and all the members for organize such a nice talk series. And wish you all the luck in coming future also. Thank you, Manish sir. Thank you, Shubhi. Thank you so much, sir, for your kind. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir, for your insightful thought and words. And thank you for accepting our invitation of guest of honor and sharing and sparing your valuable time with all of us. And believe me, we are really grateful to have you. Now,
I would like to move further. As GSTS believes in continuity, I would now like to invite on stage Ms. Bhavya, who will be addressing GSTS 69 on the topic transgender community LGBTQ. Ms. Bhavya. Good evening, everyone. Firstly, I would like to introduce myself to you all. I am Bhavya Mishra, student of BA program first year from Shamlal College Evening. I'm pretty overwhelmed to know that I'm going to be the speaker of GSTS 69. And the topic I opted for my talk is Traces of Transgender Through Pop Culture. And the first objective of my talk will be to find out the real definition of transgender. If we ask people in India what they know about trans people, then most of them will only answer that they have seen them begging near traffic signals and inside trains. Some will start complaining about their bad behavior. This is the harsh reality of many trans people in India. But the fact we often ignore or doesn't even recognize is that we as a society are responsible for their condition. So, my next objective will be the ignorance history of transgender by the society. The history of trans representation in cinema is important because it explores the lives and emotions of trans people, and the concept of Tritiya Prakriti or Napunsak had been an integral part of our Indian mythology. So, the next objective for my talk will be traces of transgender in movies and mythology. Trans people in India who have been marginalized and decentered for decades have taken the writing to let their unheard voices echo in the ears of society. And my last objective is related to this. It is widely acknowledged that literature is a reflection of society. So, my last objective of the talk will be traces of transgender in literature, because literature indeed reflects the society, its good values and its ills. In the end, I'd like to invite everyone here to kindly grace my talk with your presence next week, and thank you all for listening me. Thank you.